हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे स्किनर है, हल है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है। तो देखिए जो आपका द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं BF स्किनर हैं। BF स्किनर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो बिल्कुल सटीक होगा, जो बिल्कुल सही होगा, उसको आंसर करेंगे। तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता होता है, लक्ष्य प्रवणता का जो संप्रत्यय है, इसको यहाँ पर हल ने दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण की जो विचारधारा है उससे जो रिलेटेड है, जो उससे संबंधित है, उसमें बुश आ जाते हैं, DW एलन आ जाते हैं, एचिसन आ जाते हैं। ये 3 लोग आ जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि संबंधित नहीं है, नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण अधिगम की बात किया गया है, शिक्षण अधिगम का स्तर की बात किया गया है। तो इसके 3 स्तर हैं। 3 स्तर में देखेंगे, सबसे पहले है स्मृति स्तर है, तो यहाँ पे स्मृति हो जाएगा। दूसरा अवबोध स्तर है। तीसरा आपका यहाँ पे चिंतन स्तर है, चिंतन स्तर आपका परावर्ती स्तर होता है। तीसरा आपका चिंतन या परावर्ती स्तर है। तो ये 3 तो आपके हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया शिक्षण अधिगम का स्तर कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो डी में दूरवर्ती स्तर दिया गया है, यह आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो डी वाला राइट आंसर है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जनतांत्रिक जो शिक्षण नीति है उसमें देखेंगे योजना आ जाएगा, मस्तिष्क का उद्वेलन आ जाएगा, अन्वेषण आ जाएगा। लेकिन जो व्याख्यान है यह जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। क्योंकि इसमें देखेंगे यहाँ पे जो केंद्र बिंदु होते हैं वह शिक्षक होते हैं, इसलिए यह आपका जनतांत्रिक शिक्षण विधि या नीति नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ और जो जीवन के साथ होता है। व्यक्तित्व जो अस्थायी समायोजन है वह देखेंगे आपका हो जाएगा, ये 3 के तीनों होंगे। तो यहाँ पे ये सभी वाला राइट आंसर होगा डी। अगला है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा लगभग 100 शब्द। जब भी कोई भी शिशु रहता है वह जब लगभग 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष में देखेंगे लगभग वह देखेंगे 100 शब्दों को जान जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वह मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है, शर्म तथा जो गर्व जैसी भावना है इसका विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शर्म हो गया, गर्व हो गया, ये सब जो भावना का विकास है यह आप लोग देखेंगे बाल्यावस्था में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
जिज्ञासा का जो संबंध है यह आश्चर्य से है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताया था, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से सीखने का नियम दिया गया है, तो सीखने के जो नियम है वह थॉर्नडाइक ने दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, और जो सीखने के नियम है इसमें तीन आपके मुख्य नियम है, और जो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिया था उसमें पहला था अभ्यास का नियम, यह आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा है प्रभाव का नियम है, और तीसरा है आपका यहाँ पे तत्परता का नियम है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है उसमें सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता रहती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। यह 3 होता है, लेकिन यहाँ पे जो चिंतन प्रक्रिया है यह शैशवावस्था में नहीं होता, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो इस बी.एफ. स्किनर हैं, बी.एफ. स्किनर ने कहा था कि जो विकास है वह एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह देखेंगे जो एनसीएफ 2005 है उसके अंतर्गत किया गया है, तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है बाल्यावस्था होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बाल्यावस्था आपकी 12 वर्ष तक होती है, और यहाँ पर देखेंगे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 से लेकर के 12 वर्ष रहती है, तो यहाँ पे 12 वर्ष तक हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका देखिए जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो अधिगम और वृद्धि है, दूसरा अधिगम और परिपक्वता होता है, तीसरा विकास की प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसमें सिर्फ एक ही दिया गया है, एक दिया गया है अधिगम और वृद्धि वाला, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो सीखने की गति रहती है वह धीमी होती है, उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वह 80 से 90 रहता है और इसी के मध्य रहेगा, और मानसिक रूप से वह अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। तो इस सब के सब जो यहाँ पे रीजन है सब पिछड़े बालक के हैं, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विकास में जो वृद्धि है इसका क्या तात्पर्य है, तो जो आकार होता है, सोच होता है, जो समझ होता है, समझ के जो कौशलों में वृद्धि होती है यही विकास में वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। परिपक्वता का संबंध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। परिपक्वता होता है इसका जो संबंध होता है विकास से होता है, जो आपका मैच्योरिटी इसका जो संबंध है डेवलपमेंट से होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो तनाव और क्रोध की अवस्था होता है वह आपका किशोरावस्था होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों की जो रुचि है अगर इसको बनाए रखना है तो इसके लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए मौका देंगे या स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इससे बच्चों के अंदर रुचि आएगी, बनी रहेगी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यूपी टेट एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि आपसे या तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछा जाएगा या इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा और वह आपसे पूछा जाएगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है और गुणे में 100 रहता है, तो यह आप लोग याद रखेंगे।
और यहाँ पर देखेंगे जो मानसिक आयु है यहाँ पर आपको दिया गया 12 वर्ष, तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। वास्तविक आयु 10 वर्ष दिया गया, 10 लिख लीजिए, 100 में गुणा कर दीजिए, 10 बार में यह डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 12 का 10 में गुणा कर दीजिए तो 120 आ जाएगा। 120 देखेंगे सी वाले में दिया गया है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शारीरिक जो विकास का क्षेत्र है वह स्नायु मंडल हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बच्चों के सीखने का जो स्तर का ज्ञान होता है उसके लिए होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है यह शारीरिक और जो गत्यात्मक विकास होता है उसके कारण होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें वंशानुक्रम, जो आपका यहाँ पे वंशानुक्रम होता है उसका भी प्रभाव है, परिवार का वातावरण का भी प्रभाव है, और जो परिवार की सामाजिक स्थिति होती है उसका भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक विकास को इस सब की सब प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह जीन पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था कि जो सीखने का मतलब होता है वह ज्ञान निर्माण होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। एक पॉइंट याद रखेंगे जो यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में बांटा था। 4 अवस्था में देखेंगे, सबसे पहली थी संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष थी। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था 2 से लेकर 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था 7 से 11 वर्ष। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पूछा गया है संवेदी क्रियात्मक अवस्था या जो संवेदी गामक अवस्था है, तो यह 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। 0 का मतलब होता है कि जन्म से 2 वर्ष, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना मानसिक मंदता है। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना मानसिक मंदता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई हो रही है मानसिक मंदता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। वैयक्तिक जो संबंध है अगर उसका कमजोर होना है तभी वह मानसिक मंदता नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर यूपी टेट एग्जाम या सी टेट एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूपी टेट एग्जाम हो या सी टेट एग्जाम हो उसमें 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट मिलेगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। पासिंग मार्क यहाँ पे 90 नंबर है, जनरल कैटेगरी ओबीसी SC ST 82 नंबर है। और यूपी टेट एग्जाम हो या सी टेट एग्जाम हो बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का भी मिल जाएगा। और इसमें जनवरी यहाँ पे नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक पूरे 12 साल के पेपर हैं, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट हैं, CDP सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ साइंस CBS। तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर लीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो जिनका भी आगे एग्जाम है वह इसको परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।